हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ या आप जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है उसको हम एवरेज भी बोलते हैं, या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को हम मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज मीन्स इट इज ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू। मतलब एक सिंगल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्रुप को। देखिए, कोई भी वेरिएबल, माना कि हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने नंबर ऑफ ले लिए। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना? 25। और n कितना हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। n कितना है? n की वैल्यू 5। तो हम कैसे निकालेंगे मीन? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर जो सिग्मा x है वो है 25 डिवाइड बाय n कितना है? 5। तो हमारे पास कितना आ गया मीन? तो हमारे पास मीन आ गया जी 5। तो यानी क्या है? इट इज ए सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू मीन्स 5 डेट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू। ग्रुप ऑफ वैल्यू इसको बोलते हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वैल्यू है इसको अगर एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज एंड रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड एवरेज। यानी कि एक एवरेज में क्या कुछ होना चाहिए, यानी कि बायस नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, ऐसा एवरेज होना चाहिए। देखिए, पहला इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो एवरेज है वो कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए, वो हर किसी को समझ में आ जाए, यहाँ तक कि कॉमन मैन भी उसको देख के बोल दे कि हाँ ये एवरेज है। सिंपल टू कंप्यूट, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसकी कैलकुलेशन करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती हो। आपको क्या करना है? सिंपल बस ये याद रखना, क्या इन सब का टोटल किया और 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। यानी कि जो उसका फॉर्मूला है जैसे आप निकालते हो वो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। ठीक है। जबकि अगर हम हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो उसमें हम लॉग एंटी लॉग को लेके चलते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। लेकिन अगर सिंपल मैं एवरेज की बात करता हूँ अर्थमेटिक की, तो वो थोड़ा इजी है। यानी कि यहाँ पर जो एवरेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए। वेरी गुड। तो पहला क्या? इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हर व्यक्ति उसको समझ सके कि हाँ बता कि हाँ ये इसका एवरेज है, ये इस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक 5। इजी टू कंप्यूट का मतलब जिसको मतलब इजीली कैलकुलेट किया जा सके, जैसे हमने यहां पर किया था। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड आता है बेस्ड ऑन ऑल द आइटम, यानी कि जो एवरेज होता है वो सभी आइटमों पर बेस होना चाहिए। जैसे कि ये 25 तब आया है जब हमने 3, 4, 5, 6, 7 सबको ऐड किया। अगर मान ले कि हम एक आइटम को ऐड नहीं करते, किसको? मान के चलते हैं कि 5 को ऐड नहीं करता मैं, तो अब कितनी आइटम रह गई अपने पास? 4। तो 4 का अगर मैं टोटल करता हूं तो आता है 20। कितना आता है? 20। तो n नंबर कितने हैं अब? 5 की जगह कितने हो? एक तो गायब कर दिया हमने, कितना आ गया? 4। तो एवरेज भी क्या हो जाएगी आपकी? 5। कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट अनड्यूली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि अगर एक आइटम को हम छोड़ भी दें, या कोई आइटम ज्यादा हो या कोई आइटम कम हो। कम कैसे? देखिए, यहां पर सीरीज चल रही है 3, 4, 5, 6, 7। अगर मान लिया कि यहां पर 30 होता और फिर होता 4, 5, 6, 7, तब भी हम क्या करते? इसको इंक्लूड करते। यानी कि कोई एक आइटम के निकालने से एवरेज पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इसमें बताना चाह रहा है। नोट अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अनड्यूली का मतलब होता है अत्यंत, ज्यादा। ठीक है, यानी कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। देखो, पहले भी एवरेज हमारा 5 था, अब भी हमारा एवरेज क्या है? 5 है। दूसरा, रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है भी फॉर्मूला इसका सेट होता है। एक फॉर्मूला है, जैसे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x डिवाइड बाई n। ये सबको पता है, हर कोई इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज निकाल सकता है। फिर आता है कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। हाँ जी, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम मीन की हेल्प से कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप जैसे x हो गया, वैसे ही y हो,
जैसे x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो बहुत बार पूछा भी गया है पेपर में। तो देखो कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं। मान लिया कि अगर मीन निकालना एक है तो हम लिखते नहीं, मोस्टली ऐसे ही कर देते हैं सिग्मा x डिवाइड बाई n। लेकिन अगर कंबाइन निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लिखना पड़ेगा कितने नंबर का निकालने हैं, 1 का, 2 का, 3 का। मान लिया कि 3 ग्रुप ऐसे थे जहां से हमने मीन निकाला, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, तीनों से हमने क्या निकाल लिया, मीन निकालना है। तो इस कंडीशन में तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मीन 1 का, उसके साथ नंबर मतलब कितने नंबर है उसमें, जैसे इसमें 5 थे ना पहले, फिर हमने एक कम कर दिया 4 हो गए, तो ऐसे कि नंबर कितने हैं, यानी कि मीन 1 का और उसके बाद में आपका ये 1, फिर प्लस क्या करना है, मीन सेकंड n2, अगर थर्ड है तो मीन थर्ड n3, और फिर आपको नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कैसे हमने निकाला, हमने निकाला जी n1 या x1, ठीक है, मीन 1 मल्टीप्लाई n1 प्लस n2 मल्टीप्लाई मीन 2, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारे पास क्या था, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन लेना किसका, x का, यानी कि एक सीरीज, अगर x है, x1 है, x2 है, देखो x y z भी ले सकते हो, x1 x2 x3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो जो आपका एवरेज होता है उसके अंदर हम कंबाइंड मीन यानी कि फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सैंपलिंग स्टेबिलिटी। सैंपलिंग स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप मान ले कि एक कॉलेज में ग्रुप बना दी हमने 10 ग्रुप, और उन 10 ग्रुप में से आप एवरेज लोगे, देखो सैंपल फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई आपने एवरेज निकालने के लिए किसी ने 10 बच्चों का ग्रुप ले लिया, किसी ने 12 का ले लिया, किसी ने 15 का ले लिया, तो सैंपल फ्लक्चुएशन थोड़ा हो सकता है। क्या होता है सैंपल फ्लक्चुएशन, व्हेन डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट सैंपल। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन किसे बोलते हैं, जब वैल्यू में डिफरेंस हो किसके, जो आपने सैंपल लिए हैं उसमें। तो सैंपल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप कॉलेज में ग्रुप बनाते हो, 10 ग्रुप बनाते हो, जैसे x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे 10 तक बनाते हो और उनका एवरेज निकालते हो, तो वो भी ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा उसमें। ऐसा नहीं मिलेगा एक तो बहुत ज़्यादा हो, एक बहुत कम हो, तो अगर थोड़ा बहुत भी फर्क आ रहा है एवरेज में तो सैंपल फ्लक्चुएशन के कारण आता है, ना कि नॉर्मली कंडीशन में। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज। क्या क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, कि सबको पता होना चाहिए, हाँ भाई ये एवरेज है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये 5 है तो सभी बता सकते हैं हाँ भाई जिसके मिड में आया है तो इसको खासकर रिप्रेजेंट करा हुआ, इसकी सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। सिंपल टू कंप्यूट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए इसको रिजिडली डिफाइन भी बोल देते हैं। बेस्ड ऑन ऑल आइटम, सारी के सारी आइटम पर बेस होता है। दूसरा, नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक वैल्यू को ज़्यादा भी ले लेते हो, यानी कि अगर एक वैल्यू को ज़्यादा भी ले लेते हो तब भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था आपका एक गुड एवरेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब जो अपने क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज में। ये तो बेसिक था कि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में से आते हैं, टाइप ऑफ एवरेज। एवरेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है मैथमेटिकल एवरेज और एक है आपका पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल में फर्दर 3 पार्ट्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और मीडियन और मोड ये आपके पोजिशनल एवरेज के पार्ट हैं। तो एक बार तो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 5 ऑप्शन देकर या 4 इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन देकर ये पूछ लिया गया कि पोजिशनल एवरेज कौन सा है। तो पोजिशनल एवरेज 2 है, कौन कौन से, एक है जी मीडियन और एक है आपका मोड। वेरी गुड। तो अब हम करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, सिर्फ यही करेंगे हम टाइप ऑफ एवरेज, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, इसको अर्थमेटिक मीन को हम AM से डिनोट कर सकते हैं या फिर इससे x सिग्मा से, x बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है,
सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है टोटल इसमें। जैसे इसमें नंबर ऑफ आइटम कितनी है जी 1 2 3 4 5, 5 आइटम है, तो एन कितनी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। और वेटेड एवरेज का मतलब अगर वेट लेते, देखिए सिंपल का मतलब होता है भाई हर आइटम को एक सा ही मान के चलना, और वेटेड का मतलब होता है भाई जो आइटम दे रखी है उनको अलग अलग वेट देना। देखिए ये है 3 को भी हम सेम वेट दे रहे हैं, 4 को भी सेम, 5 को भी सेम, 6 को भी सेम, 7 को भी सेम, यानी कि जब सबको एक सा वेट मिलता है, ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। और जब हम इसको अलग अलग वेट देते हैं, मान लिया कि ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, कुछ ऐसा होता है जो कॉस्टली होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जो कॉस्टली नहीं होता, तो जो कॉस्टली होता है उसको हम ज़्यादा वेट दे देते हैं और जो कॉस्टली नहीं होता उसको हम कम वेट देते हैं, किसमें, वेटेड में। लेकिन अगर मैं सिंपल यूज करता हूं, चाहे वो मटेरियल कॉस्टली हो आपके लिए, चाहे कॉस्टली ना हो, सबको क्या है, इक्वल वेट दिया जाता है। तो ये था आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब जो एक तो क्वेश्चन यही मैंने बोला था कि इसमें से पूछ सकता है कि पोजिशनल एवरेज कौन सी होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला आता है द सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। देखिए जैसे मान लिया कि ये आपने निकाल लिया मीन, अब ये आइटम है, कोई भी आइटम उठा लेते हैं, यानी कि मीन में से ये आइटम, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीन आया अपना 5, आइटम है 3, तो ये जो 2 हो गया माइनस का, ये क्या हो गया, डेविएशन। क्या हो गया ये, डेविएशन। डेविएशन को डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो पर्टिकुलर आइटम दे गई है एक्स के अंदर, उसका वो मीन से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो मीन से कितनी दूरी पर है। कोई हो सकता है कि मीन से ज़्यादा हो, कोई हो मीन से कम हो, तो ये क्या है, मीन से कम पे, इसको डेविएशन बोलते हैं। तो सम ऑफ डेविएशन यानी कि ऐसे ही डेविएशन निकालना। देखिए ये हो गया आपका, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर इसको हम बोलें तो डी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डी मतलब डेविएशन। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले इसका टोटल किया, सिग्मा एक्स कितना आ गया 25, फिर एन हमारे पास कितना है जी 1 2 3 4 5, कितना है 5 है। फिर मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मीन आ गया 5। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन निकालें। क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन मतलब अंतर बोल लो, विचलन बोलते हैं वैसे इसको। तो यहाँ पर हमने कितना रखा, यानी कि मीन जो अपने पास है वो कितना आया जी 5। अब लगो 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 6 - 5 +1, 7 - 5 +2। तो ये जो हमारे पास आया है, याद रखना है कि जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, किसकी, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, तो जो साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, जो इसी आपके जो साइन होते हैं प्लस माइनस के, इनको कंसीडर करना होता है। याद रखना है कि जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो जो ये साइन होते हैं प्लस माइनस, इनको हम कंसीडर करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। तो देखिए अभी 2 - 2 + 0, 1 - 1 + 0, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर अगर आप मीन से डेविएशन निकालते हो, यानी कि आपने निकाला डेविएशन किससे, मीन की हेल्प से, कि मीन की हेल्प से अगर आप डेविएशन निकालते हो तो वो क्या होता है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है इसकी, द सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का सम, ये देखो जी ये डेविएशन का सम हो गया, सारे डेविएशन निकाले उनका टोटल कर लिया। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, कहाँ से निकाला जी, अर्थमेटिक मीन से निकाला, इज ऑलवेज 0। हाँ जी याद रह जाएगा कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है कि जो डेविएशन का सम करते हो वो क्या होता है, हमेशा ही 0 आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, वेरी गुड। सेकंड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब देखो यहां तक तो था सम ऑफ द डेविएशन, और यहां पर पूछ लिया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर डेविएशन का सम है तो वो 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर डेविएशन के सम को हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो कम होता है बाकी मीन से। कैसे, देखिए हम करते हैं, ये डेविएशन आ गया हमारा, अब इस डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, -1 का स्क्वायर करेंगे, किसी चीज़ का भी स्क्वायर कर लो, वो हमेशा ही किस में आनी है, वैल्यू प्लस में आनी है। तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब हम इसको टोटल करते हैं, 4 1 5,
5 और 5 10, तो 10। तो ये हमारे पास आ गया 10। लेकिन हमने जो हमारी प्रॉपर्टी है सेकंड, उसमें ये बोला गया है कि जो डेविएशन के स्क्वायर का सम है वो मिनिमम होता है। तो हम किससे कंपैरिजन करें तभी पता चल पाएगा ना कि ये मिनिमम है, मैक्सिमम है या इक्वल है। तो देखिए अब हमने क्या किया कि ये तो मीन से निकाल दिया डेविएशन। अब हम डेविएशन निकाल रहे हैं किससे? अज्यूम्ड मीन से। किससे? अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम का मतलब माना। हमने मान लिया कि इन्हीं आइटम में से कुछ को उठा लिया। हमने क्या किया? इन्हीं आइटम में से किसी एक को उठा लिया। ये नहीं उठाया अब की बार, हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने अज्यूम्ड मीन। क्या मान लिया? अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। क्या माना है? अज्यूम्ड मीन। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं जी? ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 4 मान लिया। अब वही जो इसमें क्या था सेम वही डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ भी, यहाँ इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? डेविएशन का स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, अगर डेविएशन निकालें, देखिए 3 - 4 -1, 4 - 4 0, 5 - 4 1 प्लस का, 6 - 4 +2, 7 - 4 प्लस का 3। अब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये सिग्मा ए का मतलब अज्यूम्ड मीन कितना? 5। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या बोला गया है कि जो सम ऑफ डेविएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो सम ऑफ डेविएशन होता है वो 0 तो होता ही होता है और बाकी सबसे कम भी होता है। देखो अगर हम अज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालते हैं तो आता है जी 5, और अगर हम मीन से डेविएशन निकालते आते हो तो क्या था ना? 0। तो यानी कि अज्यूम्ड मीन से जो हम डेविएशन निकालते हैं वो हमेशा ही किसी और मेथड से डेविएशन निकालते हैं उससे कम होता है और साथ के साथ 0 भी होता है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम इज अर्थमेटिक मीन से निकाला गया क्या होता है? मिनिमम होता है जी। कैसे? देखिए यहाँ तो 10 आया था, अब इसका स्क्वायर करते हैं किसका? अज्यूम्ड मीन वाला। यानी कि ये जो पोर्शन आपका चल रहा है ना, ये वाला, ये इस साइड का जो पोर्शन है 2 कॉलम, ये अज्यूम्ड मीन को शो कर रहे हैं, ये आपके मीन को शो कर रहे हैं। जो एक्चुअल में निकला है ये एक्चुअल मीन, ये अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम्ड मीन का स्क्वायर करते हैं, सॉरी अज्यूम्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये था 15। देखो यहाँ पर है एक्चुअल मीन का डेविएशन और यहाँ पर है अज्यूम्ड मीन का डेविएशन। तो देखिए एक्चुअल मीन का डेविएशन 10 है, अज्यूम्ड मीन का डेविएशन 15 है। तो इसका मतलब एक्चुअल मीन का जो डेविएशन का जो स्क्वायर होता है ना वो मिनिमम होता है। दो प्रॉपर्टी कौन सी? पहले तो ये कि सर कि जो डेविएशन का सम है वो हमेशा 0 होता है अर्थमेटिक में, और जो डेविएशन के स्क्वायर सम ऑफ डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ही कम होता है अज्यूम्ड के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा। वेरी गुड। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी आती है, इफ ईच ऑफ द आइटम ए सीरीज इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसने बोला भी अगर हर आइटम में हम कुछ जोड़ देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जैसे ही आप आइटम्स में जोड़ोगे, आइटम मतलब ये 1 2 3 4 5, जैसे ही आप आइटम में कुछ जोड़ते हो तो आपका जो मीन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना लग जाता है। अगर आपने सभी आइटम्स में 2 को ऐड किया है तो मीन भी 2 से ऐड हो जाएगा। अगर सभी आइटम में 2 को लेस किया है तो मीन भी 2 से लेस हो जाएगा। अगर सभी आइटम्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर सभी आइटम्स को 2 से डिवाइड किया है तो आपका मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। ये माना x जो वेरिएबल है उसकी क्या क्या आइटम्स है? 10, 20, 30, 40, 50। हाँ जी, सिग्मा x कितना आ जाएगा? इन सबको अगर हम ऐड करूंगा तो 150 आ जाएगा। n कितना है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n कितना है? 5। तो मीन कैसे निकालेंगे? 150 डिवाइड बाई 5 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल किया 2 में, हर आइटम में 2 हम टोटल कर रहे हैं। 10 + 2 12, 20 + 2 22, 30 + 2 32, 40 + 2 42, 50 + 2 52। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो सिग्मा x आता है 160। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो वही 5 है, 1 2 3 4 5, डिवाइड करेंगे 32। देखो यहां हमने 2 को ऐड किया तो यहां भी क्या हो गया? 2
ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ 2 को माइनस करोगे तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे? इनिशियल से। ये जो आपका ये क्या है? इनिशियल। अगर इनिशियल में आप ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, देखो अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया ना सबको, 10 का 20 कर दिया, 20 का 40 कर दिया, तो मीन का भी 30 का कितना आ जाएगा? 60। ऐसे ही 2 से डिवाइड किया तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, वैसे ही सेम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक वेरिएबल की सभी आइटम्स में कुछ ऐड किया जाता है, कुछ लेस किया जाता है, कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है, कुछ डिवाइड किया जाता है, तो उसी सेम रेशियो में आपके मीन, अर्थमेटिक मीन में भी चेंज होता है। इफ ईच आइटम ऑफ ए सीरीज इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने 10 में तो 2 जोड़ दिया, फिर 20 में 5 जोड़ दिया, इसमें 7 जोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब ऐड करोगे तो एक ही सम, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 2 को जोड़ सकते हो, 3 को जोड़ सकते हो, 4 को जोड़ सकते हो, लेकिन एक बार में सिर्फ एक को ही जोड़ना है। ठीक है, तो ये आता है अपना थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इफ ईच आइटम ऑफ ए सीरीज इज रिप्लेस बाय द अर्थमेटिक मीन। यानी कि अगर ये पूरी आइटम है, इसको अगर मैं अर्थमेटिक मीन कितना 5 से रिप्लेस कर देता हूं, देन द सम of these substitutes will be equal to the sum of individual item। देखिए ये कहना चाहता है कि माना कि अगर हम हर आइटम को रिप्लेस कर दें, किससे? मीन से। 3 की जगह में लिख देता हूँ 5, 4 की जगह में लिख देता हूँ 5, 5 की जगह में लिख देता हूँ 5, 6 की जगह में लिख देता हूँ 5, 7 की जगह लिख देता हूँ 5, तब भी कोई चेंज नहीं आया। क्यों? 3, 4, 5, 6, 7 को अगर मैं ऐड करता हूं तब भी 25 आता है। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 को ऐड करता हूं तब भी 25 आता है। तो लास्ट एजम्पशन आपकी ये थी। ठीक है, फोर्थ एजम्पशन में क्या है कि अगर सभी आइटम्स की जगह मीन को रख दिया जाए तब भी आपके इसमें टोटल में कोई चेंज नहीं आता। तो ये था अपना अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हमने देख लिया। क्या होता है जी अर्थमेटिक मीन? सभी आइटम्स को जोड़कर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो हमारा आ जाता है अर्थमेटिक मीन। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब आता है इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या है। भाई अर्थमेटिक मीन की मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। पहली मेरिट तो यही है कि इसमें आपको अरेंज नहीं करना पड़ता। देखो यहां तो अपने आप हो रखा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, देखना, अगर मैं लिख देता हूं 3, 7, 4, 5, 2, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। भाई असेंडिंग में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो या किसी में लिखो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। किसमें? मीन में। तो मीन की एक खासियत ये है कि जी इसको किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जी हम सभी आइटम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं? सभी आइटम्स को ऐड ही करते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पहली मेरिट क्या कि जी इसमें जो आइटम्स होती है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये है पहली मेरिट। दूसरी मेरिट इसकी ये है जी कि इस जो मीन निकालते हैं वो हर आइटम के ऊपर बेस होता है। किसके ऊपर बेस होता है? हर आइटम्स के ऊपर। इनकी जो मीन आपने निकाला है वो हर आइटम के ऊपर बेस होता है। यानी कि देखिए ये जो निकला है ना आपका 30, इसमें सभी आइटम इंक्लूड हैं। तो मीन जो निकलता है वो सभी आइटम्स के बेस पर निकाला जाता है। तीसरी इसकी मेरिट, पहली क्या थी? पहली मेरिट तो ये कि इसमें सीरीज को अरेंज नहीं करना पड़ता असेंडिंग या डिसेंडिंग में। दूसरी ये कि जी इसमें एक फॉर्मूला होता है, दूसरी ये थी हमने की थी कि हर आइटम पर बेस होता है। और तीसरी ये थी इसमें एक पहले फिक्स फॉर्मूला होता है। हर व्यक्ति इस फॉर्मूले को देखकर या इस फॉर्मूले के बेस पर मीन निकाल सकता है, कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये इसकी आपकी क्या थी? ये इसकी आपकी अर्थमेटिक मीन की मेरिट थी। अब सर डीमेरिट भी इसकी कुछ, हाँ डीमेरिट भी है। तो डीमेरिट क्या क्या है? सबसे पहले तो डीमेरिट है जी इफेक्टेड एक्सट्रीम्ड वैल्यू।
इसमें क्या किया था, नोट बी ड्यूली अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इसने बोला कि अगर हम एक आइटम निकाल लेते हैं तब ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखिए करके देखते हैं, ये साफ कर रहा हूं मैं। जब वो है ना, जब हम इसकी मेरिट की बात करते हैं तो इसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बताते हैं, और जब हम इसकी डीमेरिट की बात करते हैं तो सिर्फ इसकी बुराइयाँ बताते हैं। देखिए एक्सट्रीम वैल्यू से कैसे इफेक्ट है, 60, 70, 10, 80, 60, 70, 10, 80। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो ये आ जाता है 220। कितना आ जाता है, 220। क्या आ गया जी, ये आ गया सिग्मा एक्स। एन कितना है देखना, 1 2 3 4, 4 है जी। तो मीन कैसे निकालोगे, 220 डिवाइड बाई में 4 करो। हाँ जी, मीन कितना आया, 55। हमारे पास मीन आ गया है जी 55। लेकिन अगर इसमें से मैं एक आइटम निकाल देता हूँ, क्या करता हूँ, एक आइटम निकाल दो, मान लिया कि हमने 10 को निकाल दिया। अब जो नई सीरीज बनेगी वो बनेगी 60, 70, 80। ठीक है, सिग्मा एक्स हमारे पास 10 गया तो 210। एन कितना है जी, 3। अब मीन निकालो 70। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो अगर एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है जो नॉर्मल सीरीज है, जैसे 60, 70, 80, इससे अलग होना। यहाँ पर अगर मैं 200 लिख देता तब भी वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रीम वैल्यू होती है। अगर मैंने 10 लिख दिया तब भी ये एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि जो नॉर्मल जो चल रहा है आपका, जो नॉर्मल आइटम का जो दे रखा है उससे अलग, उससे ज़्यादा या कम होना, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसने बोला कि जब हम एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड करते हैं ना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई एक्सट्रीम वैल्यू हो या ना हो इफेक्ट नहीं करते हम इन पे। लेकिन डीमेरिट में क्या बोला गया कि अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू को निकाल लेते हैं तो एवरेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो एवरेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है डीमेरिट के टाइम। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्लास में इसको यूज नहीं किया जाता। ओपन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा हो तो कई बार ऐसे लिखा मिलता है एक्स कीजिए, यहाँ तो यार क्या था 60, 70, 10, 80, वहाँ पर ऐसे मिलेगा लेस देन 10, लेस देन 20, ऐसे ही मोर देन, यहाँ पर लिखते हैं लेस देन 70 क्योंकि ऊपर से ऐसे लिखते हैं लेस देन 70, लेस देन 50, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, लेस देन 30, लेस देन 10, ऐसे होता है। मोर देन 10, मोर देन 30, मोर देन 50, मोर देन 70, ये भी एक्स, यानी कि इसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। ये लेस देन भी हो सकता है और मोर देन भी हो सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, तब हम मीन नहीं निकाल सकते। तो पहली डिमेरिट क्या है ये कि अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को अगर निकाल लेते हैं उसके सीरीज से तो वो आपका मीन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी इसकी डिमेरिट क्या है जी, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में ये यूज नहीं किया जाता। किसमें, ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, इसके अंदर यूज नहीं किया जाता मीन का। ठीक है, ये कुछ इसकी डीमेरिट थी। अब आता है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्लास इंटरवल पर डिपेंड नहीं है। यानी कि मीन को आप क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन कौन सी डिमेरिट थी जी, पहला तो ये कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है, वेरी गुड। दूसरा ये था कि ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में यूजफुल नहीं होता, कि अब हम इसको कैसे जोड़ें, 70, 50 ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर था ये ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये इसकी थी डीमेरिट। तो हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मेरिट क्या होती है और उसकी डीमेरिट क्या होती है। ये किस में आता है जी, ये आता है मैथमेटिकल एवरेज में। अब आता है नेक्स्ट जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन ये मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है,
जियोमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है पॉपुलेशन, प्राइस वगैरह, उसमें जो चेंज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। किस किस में? पॉपुलेशन हो गया, प्राइस हो गया, तो उसमें जो चेंज आता है उसको हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं? जियोमेट्रिक मीन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू n x1 x2 x3, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3, और ये n तक चला जाता है। कहाँ तक है? n तक, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आइटम्स। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ आइटम्स। इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पॉपुलेशन में, प्राइस में, सेल में, प्रोडक्शन में, नेशनल इनकम में। अगर नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है, सेल का ट्रेंड क्या है, तो वो सारा का सारा हम किससे फाइंड आउट करते हैं? जियोमेट्रिक मीन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, अगर 2 वैल्यू हो, जब 2 ही वैल्यू दे रखी हो, मान ले कि 4 और 9, ठीक है, जब 2 ही वैल्यू दे रखी हो और उनका हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जियोमेट्रिक मीन? 4 × 9 36, तो 6, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। हाँ जी, जियोमेट्रिक मीन कितना आ गया? 6 आ गया। अगर मान ले कि 2 से ज़्यादा वैल्यू है, अगर 3 वैल्यू ले लेते हैं हम, 3 वैल्यू लेते हैं 2 4 8, अगर मैं 3 वैल्यू लेके चलता हूँ तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? देखो, अगर 2 वैल्यू है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वैल्यू है तो क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 2 4 8 64 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 4, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर स्क्वायर है तो 2 आइटम है तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 आइटम है तो हम क्यूब रूट कर देंगे, और 4 आइटम है तो फिर आगे। कहने का मतलब ये है कि जियोमेट्रिक मीन जब स्मॉल आइटम होती है तो हम इजीली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इजीली हम इसी फॉर्मूले से निकाल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो नंबर ऑफ आइटम है ये बढ़ती चली जाती है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज न कर लॉगरिथम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लॉगरिथम का, लॉग एंटी लॉग का थ्रू। देखिए करते हैं कैसे। इसको मैं साफ कर रहा हूं। जैसे लॉग यानी कि लॉगरिथम, जियोमेट्रिक मीन, फिर फॉर्मूला हम यूज करते हैं लॉग जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाई एन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। कब? जब नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हो जाती है, जब नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर लॉगरिथम है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? लॉग का क्या हो जाएगा? एंटी लॉग, एंटी लॉग, ठीक है। सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। तो आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है कि जियोमेट्रिक मीन किस लिए यूज किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जी इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। जियोमेट्रिक मीन का यूज कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर लार्ज वेट दिया जाता है स्मॉल आइटम्स को। जहाँ पर क्या किया जाता है, ये याद रखना है, लार्ज वेट दिया जाता है किसको? टू स्मॉल आइटम। जहां पर आइटम छोटी है उनको क्या करेंगे? वेट ज्यादा देंगे। और इसका रिवर्स, स्मॉल वेट दिया जाता है किसको? लार्ज आइटम्स को। तो यहां पर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन यूजफुल होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन यूजफुल होता है। हाँ जी, क्या क्या याद रखना है ज्योमेट्रिक मीन में? एक तो उसका फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला, दूसरा जब वैल्यू 2, 3 से ज़्यादा हो जाती है तब उस कंडीशन में हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, फिर कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा, तो ये सारा का सारा हमें करना है, ठीक है। और जब रेशियो निकालनी हो तो ये बेस्ट मेजर है, यानी कि कब? जब रेशियो निकालने में ये क्या है? यूजफुल है,
ठीक है, जब रेशियो निकालनी हो तब इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये था सारा का सारा आपका ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। ये सारा का सारा किससे रिलेटेड था? ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। पहले फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या था? सिंपल फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन अंडर द रूट, अगर 2 आइटम है तो अंडर द रूट, 3 है तो क्यूब रूट है। तो 1 आइटम 2 है तो इसको यहाँ पर 2 कर देंगे। अगर मान लिया कि यहाँ पर 3 होता, क्या होता? 3 होता, तो यहाँ पर क्या कर देते? क्यूब रूट कर देते। ये इसका फॉर्मूला हो गया सिंपल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं? n लिख देते हैं, जितनी है उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। तो ये था आपका जियोमेट्रिक मीन। अब आता है जी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइटम्स को रिवर्स लिखते हैं, रेसिप्रोकल। इट इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ द आइटम। हाँ जी, हार्मोनिक मीन किसके ऊपर बेस होता है? कि जो आइटम्स दे रखी है एक सीरीज में, सबसे पहले उनका रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, उसकी हेल्प से करेंगे। हार्मोनिक मीन में x 2 4 7 12 19 माना x 2 4 7 12 19 ठीक है। हाँ जी, n कितना होगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5, n कितना है? 5 है। वेरी गुड। अब हम क्या करें हैं? रेसिप्रोकल करते हैं इसका। रेसिप्रोकल का मतलब x को क्या कर देंगे? 1/x। देखो x है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? x डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए इसका क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। अब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, 1/4, 1/7, 1/12 और 1/19। अगर इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ तो एक आती है 0.50, 0.25, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.50, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.25 और इसकी वैल्यू आ जाती है 1429। तो इसको भी 2 0 तक लेके चलते हैं। फिर आता है 0.0833 और लास्ट वाले की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0526। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ, किसका? सिग्मा क्या है जी? 1 डिवाइड बाय में x, इसका टोटल करता हूँ तो आता है 1.0288। ये इसका टोटल आता है। हमने क्या किया? जो आइटम्स दे रखी थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे? ऊपर नंबर ऑफ आइटम डिवाइड बाय सिग्मा 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, वैसे क्या था आपको याद हो तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता था सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो हमने इसको रिवर्स करना है। अगर मैं हार्मोनिक मीन का समझाऊं आपको, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो इसका रिवर्स कर दो जी। इसका रिवर्स कर दिया। अब इसने बोला इस आइटम का भी रिवर्स करो, यानी कि आगे जाके इसने क्या किया? सिग्मा 1 डिवाइड बाई x कर दिया। तो ऐसे बनाया, यानी कि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ही क्या है? हार्मोनिक मीन। रह जाएगा ना याद कि अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला आ गया। अब उसको रिवर्स कर दिया, प्लस में जो आइटम थी उसको भी रिवर्स कर दिया, तो क्या आ जाएगा? आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये आता है, हाँ जी, n कितना है? n है जी 5। कितना है? 5। और ये हमने निकाला कितना? 1.0288। तो ये हमारे पास 4.86 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.86 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। आप ये बोल सकते हो कि हार्मोनिक मीन को। ठीक है, अगर मान लिया कि वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको बोल दे वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे? सिग्मा n की जगह क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा, और ये आ जाएगा सिग्मा वेट डिवाइड बाय x। बस सिंपल ही ये आपका वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया, फिर आपने हार्मोनिक मीन पढ़ लिया। ये तीनों के तीनों
हमने मीन यहाँ पर कर लिए। अब इसने बोला भाई इन तीनों के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि इन तीनों का क्या रिलेशन है। जो क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों का क्या रिलेशन, तो वो करते हैं भी कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन कब यूज किया जाएगा, कौन कब यूज किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसकी मेरिट डिमेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी हार्मोनिक की, जियोमेट्रिक की, फिर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर पर इसकी कुछ पिक डाल दी गई है कि भाई हार्मोनिक मीन की मेरिट क्या है, हार्मोनिक मीन की डिमेरिट क्या है, ऐसे ही आपकी ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है, ऐसे ही इन चीज़ों की। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनकी मेरिट और डीमेरिट को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना, इन तीनों के अंदर रिलेशन देखते हैं क्या है। देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ सीरीज आर, कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ सीरीज आर, अगर वैल्यू ऑफ सीरीज आर इक्वल है और अनइक्वल है। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ सीरीज इक्वल है और अनइक्वल है। अगर इक्वल है तो तीनों बराबर होते हैं, कौन कौन से, अर्थमेटिक मीन बराबर है ज्योमेट्रिक मीन और बराबर है हार्मोनिक मीन। कब, जब इन तीनों क्या है, वैल्यू ऑफ सीरीज, यानी कि एक सीरीज के अंदर जो आइटम्स दे रखे हैं वो क्या है, इक्वल है, तो क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपका बराबर है। लेकिन अगर अनइक्वल है तो अर्थमेटिक मीन ज़्यादा है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा है किससे, हार्मोनिक मीन से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद करना है। अर्थमेटिक मीन ज़्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन उससे कम आती है वैल्यू, फिर हार्मोनिक मीन उससे कम, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, एक तो रिलेशन होता है ये, एक और रिलेशन भी होता है इसमें, किसमें, आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन में। ठीक है, वो और करते हैं। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन का, जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे आइटम ए यानी कि अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक ये याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन और उसका स्क्वायर रूट। ये किसका फॉर्मूला है, आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमें करना था। किस किस का है ये, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक। ये कैसे ये प्रूव करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए करके देखते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है ना ये, यानी कि a प्लस बी, अगर दो ही आइटम है तो दोनों का एवरेज निकालना क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। और आपका फिर आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक का मीन का फॉर्मूला होता है 2ab a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन का। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का अंडर रूट, यानी किसका, ए बी का अंडर द रूट, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास वही आ जाता है। क्या आता है, देखिए करके देखते हैं। हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मैं इसको 2 से 2 गया, ए बी से ए बी गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ए बी। क्या बच गया, ए बी बच गया। ठीक है, अब ए बी हमारे पास बच गया है और इसका ऊपर क्या है, अंडर द रूट, और ये भी क्या है, अंडर द रूट। बस सिंपल, अगर ये अंडर द रूट ए बी है, ये भी अंडर द रूट ए बी है, तो इसकी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये नीचे वाला याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका मैथमेटिकल एवरेज। क्या था ये, मैथमेटिकल एवरेज। इसके बाद अपना रहता है मीन, मीडियन, मोड, यानी कि मीन तो हम कर चुके हैं, मीडियन और मोड यानी कि पोजिशनल एवरेज, उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
थैंक यू सो मच।